एक एक वोट के लिए 2 महीने में हर पॉलिटिशियन हर किस पे घर पे पहुंच सकता है, तो 5 साल वो क्या किया, क्यों नहीं पहुंचा हर किसी के घर में। तेलुगु वालों को किसी नेता का दरवाजा खुला नहीं है, यहाँ से काम नहीं है, उनके शादी के लिए पैसा नहीं तो गुजरात को बेचा गया। हमारी महिलाएं, उनको बेधड़क छेड़ा जाता है, कोई जमीन खरीदा है उसका जमीन बिंदास कब्जा किया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कहाँ पूछेंगे, हमारे लिए किसी का दरवाजा खुला ही नहीं है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के एक नए चैप्टर को आज मैं आपके सामने रखूंगा। अभी मेरे साथ मौजूद है जनाब श्रीनिवास सांगा जी, जो महाराष्ट्र में जो पद्मशाली समाज है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। साथ ही में ये अभी फिलहाल तेलुगु भाषी संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही में अभी जो सोलापुर मध्य की सीट है यहाँ पर वो अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। यहाँ से वो हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। तो आज इन्हीं सब चीजों पे चर्चा होगी, पद्मशाली समाज के बारे में भी बात होगी, सोलापुर मध्य के विकास को लेकर के भी बात होगी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और मैं भाव बुला सकता हूं आपको? हाँ, ओके। तो चलिए भाव, सबसे पहले ये बताइए कि अभी फिलहाल पद्मशाली समाज किस स्थिति में है सोलापुर मध्य में, और आप उनके लिए क्या क्या करना चाहते हैं? 2 चीजें सबसे पहले। सबसे पहली बात, पद्मशाली समाज मध्य में ही नहीं, हाँ, पूरे महाराष्ट्र में है, और पूरे महाराष्ट्र में है, और उस पूरे सिटी के अंदर है। दक्षिण हो, मध्य हो, उत्तर हो, अक्कलकोट तालुका हो, तो पद्मशाली समाज बहुत बड़ी संख्या से यहाँ पे है जी। तो पिछले कई सालों से यहाँ पे हमारे लिए रोजी रोटी था। मतलब हमारा खानदानी बिजनेस था, पेशा था जो टॉवल चद्दर बनाने का बिजनेस था। उसके बाद में धीरे धीरे मिल्स बन गिरते गए, बच्चे लोग पढ़ते गए, फिर टेक्सटाइल का बिजनेस पूरी तरह से कम होते गया। जैसे से कम होते गए, बच्चे लोग पढ़ते गए, लेकिन पढ़ने के बाद उनको यहाँ पे काम नहीं था। यहाँ पे हकीकत में काम है ही नहीं। और जो टेक्सटाइल में काम करते हैं उनके लिए तो ऐसी हालत है, आज के डेट में 300 रुपए सैलरी मिलता है उनको, और हफ्ते में 3-4 दिन ही काम मिलता है। पहले जितने लूम्स थे उसमें से 60% से ज्यादा फैक्ट्री निकाल चुके हैं। मतलब आज के डेट में पद्मशाली समाज का, यहाँ का तेलुगु भाषी को हो या सोलापुर के कोई भी जो कास्ट के हो, सबकी हालत आज के डेट में इतनी बेकार अवस्था है। पहले एक इंसान काम करने के बाद पूरा फैमिली जीता था, आज पूरा फैमिली भी काम करने के बाद भी घर नहीं चलता है। हाँ। उनको पेट भर के खाने के लिए काम भी नहीं मिलता है सर। हमारा पहला विजन होगा शहर मध्य का। मैं नीचे से यहाँ तक आया हूँ सर। नीचे के लोगों का भूख किसी को मालूम नहीं है। उनके घर में हर चीज का, उनको भी बच्चों को लगता है नया कपड़ा चाहिए, उनके भी बच्चों को लगता है हम भी घूमने जाए, उनको भी स्कूल का फीस रहता है। आज कोई भी गरीब से गरीब बच्चा हो, उनको भी स्कूल का फीस भरना ही है, बिल्कुल, मोबाइल बिल भरना ही है, टीवी देखना है तो टीवी का भी बिल भरना है। सर ऐसी अवस्था है, तुम देखते जाओगे धीरे धीरे हर चीज का रेट बढ़ रहा है। लेकिन जो लेबर है, लेबर दिन ब दिन लेबर से भी बदतर जिंदगी होती जा रही है उनको। पूरी फैमिली काम करके भी 2 रोटी खाने के इतना उनके पास क्षमता नहीं बचा है। कुछ भी करके जो पद्मशाली समाज और तेलुगु भाषी का जो गुणधर्म था, जो गांव छोड़ के यहाँ पे आए थे, वो लोग ने आते टाइम पे बिजनेस लेके आया था। यहाँ के सरकार ने उनको मदद किया उस टाइम पे, सरकार ने, यहाँ के लोगों ने, तो बिजनेस चल के आज हमारा ध्येय, हम पिछले कई सालों से यहाँ के राजनीति के नेताओं के पास एक भगवान के तरह, एक आस के तौर से हम उनके पास देखते कि ये तो हमारे लिए कुछ करेंगे, कुछ नया बिजनेस लाएंगे, हम कुछ मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन बस यहाँ के नेता लोगों को, उनको सिर्फ आके बात करना है और वोट लेना है, फिर दिखते ही नहीं है। जैसे अंग्रेजों ने भेदभाव किया वही तरीके से इन्होंने वही करके आज तक वैसे ही रखा है। आज हमारे पास स्थिति ऐसी है, जो बच्चा पढ़ लिखता है वो जॉब के लिए मुंबई पुणे वहां जाता है। एक बार वहां पे जाके बच्चा स्थायिक हो गया रहने के लिए, उनको बच्चे होते हैं, उनका एजुकेशन वहां पे स्टार्ट होता है, वो रिटर्न यहाँ पे आके क्या करेंगे? उनको यहाँ पे रोजी रोटी नहीं है, काम ही नहीं है। फिर माँ बाप को छोड़ के वहां जा रहे हैं, वहां पे पूरा फैमिली भी काम करके वो जीते,
माँ बाप यहाँ अकेले गिर रहे हैं। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट सवाल सर, जैसे आपने बताया कि पद्मशाली समाज यहाँ पर आया, इसके बाद इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। यस यस। अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसका जो पूरा का पूरा डाउनफॉल हुआ है और अभी फिलहाल ये हालात हैं कि लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी तरफ। यस सर। इन हालातों के पीछे आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है और कितना समय लगा है इन हालातों को बदलने में? सर मेरे नजरिए से एक देश को चलाने के लिए पंत प्रधान मतलब राजा। बिल्कुल। अपन पंत प्रधान को राजा भगवान के समान ही देखते हैं। पॉलिटिशियंस ही है। पॉलिटिशियंस मतलब वो लोग प्रतिनिधि है। उनका काम है, जनता किस लिए चुन के लाती है उनको, हमारे को जो लगने वाला है, बच्चों को काम नहीं है, हमारे को ये योजना नहीं है, ये रोड नहीं है, ये हालत है, ये सुधरने का काम, और ये सब चीज विधानसभा में हमारे तौर से उनको सबमिट करना चाहिए, हमारे प्रश्न वहां पे सबमिट करना चाहिए, फिर वहां से मंजूरी लेके हमारा काम करना चाहिए। आप देखो सिटी में कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ के लोक प्रतिनिधि को पूछोगे, एमएलए हो या एमपी हो, जो भी हो। जो छोटे छोटे लेवल में घरगुती का काम होता है वो कॉर्पोरेटर से पूछते हैं। फिर महाराष्ट्र के लेवल पे जब महाराष्ट्र राज्य में यहाँ के लोक प्रतिनिधि जाते हैं तो 100% वही जिम्मेदार है, क्योंकि जनता देखा जाती है, वो लोक प्रतिनिधि का काम होता है। आप जनता को सही ढंग से सजेशन दो। इनके पास सही ढंग से जनता को सजेशन देने का कोई वक्त ही नहीं बचा है। जब भी बात करेंगे राजनीति का ही बात करेंगे। एक राजा वो बोला तुमको ये धंधा करना है, आज देखो 8,000 10,000 पगार है। बच्चे लोगों को कैसा जीना है मालूम ही नहीं है। वो लोग प्रतिनिधि समझाना चाहिए, बाबा आज अपने पास काम नहीं है। तो आप सोलापुर मध्य के अगर लोक प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली खुल के हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, बात करेंगे। बिल्कुल। आप बताइए कि कौन इसका जिम्मेदार है, या तो आप किसी पार्टी का नाम लीजिए या फिर आप किसी व्यक्ति विशेष को अगर जिम्मेदार ठहराते हैं तो ऐसा क्या उन्होंने किया है, ये भी मैं जानना चाहूंगा। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता हूँ जी। आप पिछले 30 सालों से देखो, जिन्होंने पॉलिटिक्स किया है, जो भी राजनीति में थे, वो सब जिम्मेदारी है। क्यों बोलो? क्यों? अगर वो लोग चाहते थे तो नए नए बिजनेस ला सकते थे। बिल्कुल। इन्वेस्टर को ला सकते थे, नहीं लाया। इन्वेस्टर ला सकता तो कोई और रोकने के लिए तैयार था, किसी और को बड़ा होने नहीं देने का था। हर कोई अपने खुद के स्वार्थ के लिए सोलापुर को जहां का था वहीं रखा है। महाराष्ट्र में एकमेव सिटी ऐसा है यहाँ पे दिन ब दिन लोक संख्या घटती है, यह स्थिति बनी ली है। और मैं सबको जिम्मेदार मानता हूं, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर एक इंसान का नाम नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर चीज में जो छोटे छोटे लीडर्स होते हैं, जब लोक प्रतिनिधि वो सही ढंग से काम नहीं करता है तो छोटे छोटे लीडरों का काम है उनको पूछना आपने क्यों नहीं किया, आप ये काम लाओ, ये करो, वो करो। ये उनका काम था। इसमें मैं तो बोलता हूँ हर कोई जिम्मेदारी है। अभी सोलापुर मध्य की मैं अगर सिर्फ स्पेशली बात करूं, क्योंकि राज्य स्तर पे तो हम लोग अभी बात कर चुके हैं, जिस तरह से आपने बताया कि हर वो राजनेता जिम्मेदार है जिसने सिर्फ राजनीति की और कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया है पूरे के पूरे समाज को, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह से नजरअंदाज, पूरी तरह से। बिल्कुल। सोलापुर मध्य में पिछले 15 सालों में कांग्रेस की हुकूमत रही है। हाँ रही है। इस हुकूमत में जैसे जाहिर सी बात है आप पद्मशाली समाज के, अभी आप डोर आपके हाथ में है तो आपने रिप्रेजेंटेशन किया होगा, कोई भी सत्ता पक्ष है उसके सामने आपने जाके सवाल भी किए होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो सोलापुर मध्य की एमएलए रही हैं, आमदार रही हैं, अभी खासदार बन गई हैं प्रणीति शिंदे, उनसे भी आपने सवाल किया होगा। उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? क्या इन्होंने इन चीजों का कुछ हल निकालने की कोशिश की है कभी? एक्चुअली मैं पद्मशाली समाज का एक कार्यकर्ता हूँ। समाज का डोर किसी के भी हाथ में नहीं है। समाज का डोर किसी के भी हाथ में नहीं है। ओके। मैं समाज का एक कार्यकर्ता हूँ सच्चा, और समाज पे नियंत्रण रखने के लिए, समाज पे ध्यान देने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, किसी को ऐश नहीं मिला, किसी को भी ऐश नहीं मिला। और मध्य की बात आप बोलते हैं प्रणीति शिंदे को। प्रणीति शिंदे ने हर बार सिर्फ बोला ही है, कुछ किया ही नहीं है। मगर ये प्रश्न रखे गए थे उनके सामने ना, वो भी जानते होंगे ये हालात हैं।
अरे व्हाई नॉट। यहाँ के हालात तो अभी वो खुद बोलते हैं बीड़ी कारखाना बंद गिर रहा है। वो उनको मालूम है, उन्होंने लड़ा था। बिल्कुल। टेक्सटाइल बंद गिर रहा है। यहाँ पे गारमेंट लाइन्स है, गारमेंट में भी लोगों को काम नहीं है, सिर्फ 2-3 दिन का ही काम मिलता है, फिर 3 दिन काम नहीं रहता है। फिर आप देखोगे बांधकाम कामगार का भी हालत खराब है। तो इसके लिए प्लानिंग बढ़ाना चाहिए। एक बार एक सिटी बढ़ता है तो सिटी के लिए पानी ज्यादा लगता है, पानी का बंदोबस्त करता है गवर्नमेंट। लाइट चाहिए, लाइट का बंदोबस्त करता है, हर चीज का करता ही है ना। तो फिर इंसान को जीने के लिए उसको रोजी रोटी तो चाहिए, बिजनेस तो चाहिए। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपने सही ढंग से जनता को प्रेजेंटेशन किया ही नहीं है, उनको उनका हक किसी ने समझाया ही नहीं है। उनको किसी ने उनका हक समझाया ही नहीं है। बस वोटिंग में आप देखो पिछले कई सालों से उन्होंने क्या क्या कैंपेनिंग किया, आप एक बार उनसे पूछ लो। उन्होंने क्या क्या कैंपेनिंग किया है, कौन से कैंपेनिंग के लिए क्या क्या रिजल्ट आया है, उससे देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अभी आप राजनीति में आपने कदम रखा है, अभी हाल फिलहाल में आपने बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन की है। हाँ, तो अभी आपका कदम क्या रहेगा, क्योंकि आप बीजेपी में हैं और सोलापुर मध्य में आपके जो समाज के लोग हैं वो और अलग अलग पार्टियों में भी हैं। पिछली बार जो लोग सत्ता में रहे हैं आपके समाज से, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और अगर नहीं रहा है तो अभी आप अगर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाह रहे हैं, आप चुनाव भी अगर लड़ेंगे, तो आपको नहीं लगता कि पद्मशाली समाज के आगे जब इतने सारे प्रस्ताव रहेंगे कि हम इसके पास भी जा सकते हैं, उसके पास भी जा सकते हैं, तो पद्मशाली समाज आपके पास क्यों आएगा? ऐसे आपका क्या विजन है, पहले तो ये बता दीजिए आप। पहले तो मैं ये बात बोलता हूँ, पद्मशाली समाज बहुत बड़ी संख्या में है। बिल्कुल, आपने कहा है अलग अलग पार्टी में, ये भी सच है। पद्मशाली समाज के लिए आज की स्थिति ऐसी है, बच्चों के हाथ में काम बिल्कुल नहीं है, क्या करना चाहिए मालूम नहीं है। हमारा दह धोरण है, जब हमारे परदादा ने यहाँ पे आके बसते टाइम पे बिजनेस लेके आए थे, आज हमने कई सालों से नेताओं के पास देखा, उन्होंने हमारे लिए कोई ना कोई नया बिजनेस लाके कुछ ना कुछ शुरुआत करके देंगे, तो किसी से नहीं हुआ तो हमारा अभी आगे का धोरण यही रहेगा। हम हर इंसान को जागरूक करेंगे, हमारे इस तेलुगु भाषी पूरे सोलापुर के हर किसी को लेके, जैसे आपने देखा है नए नए स्टार्टअप के लिए बहुत से लोन मिलते हैं। बिल्कुल। आज का छोटा छोटा बच्चा आप देखते हो 1 लाख रुपए का गाड़ी लेके घूमता है। छोटे छोटे बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी और के भरोसे पे रह के थक चुके। हमारा तो पेट छोटे में ही चलता है, आधा पेट भी नहीं भर रहा है आज के डेट में। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमारा यही कोशिश रहेगा, किसी भी कीमत पे यहाँ पे बिजनेस आना चाहिए। बिजनेस मतलब जो पढ़े लिखे उनके लिए अभी चलो एक कोशिश कर रहे IT पार्क का, कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन जो लेबर वर्कर्स है उनके लिए यहाँ पे काम नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया है, महाराष्ट्र में मेरे जहां जहां पे कॉन्टेक्ट है, मेरे जो फ्रेंड्स है और अनेक संगठन है, हम सब ने मिलके हर एक बिजनेस वालों से कांटेक्ट करना शुरू किया। कई और हमारे समाज के बैंकिंग फील्ड में काम करने वाले बैंकर्स है, उनसे हमारा मीटिंग हुआ। ऐसे अलग अलग फील्ड के लोगों से हमने मीटिंग किया है। मीटिंग करके हमारे में ये फाइनल हुआ है कि हर एक कैटेगरी में जो जिनके पास जो क्षमता है, अभी जो बच्चे हो या हमारे सिस्टर्स हो, लेडीज हो, उनके लिए उनके घर में बैठ के जो छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकते हैं। जैसा आपने चाइना में देखा होगा, छोटे छोटे प्रोडक्ट इतना फास्ट मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे जिसका कोई हद ही नहीं है। बिल्कुल। आज अपना इंडियन गवर्नमेंट भी लोन्स देता है, तो बस यहाँ के पॉलिटिशियंस ने जनता को समझाया नहीं कि आपको 3 लाख रुपए लोन मिल रहा है, आप 3 लाख रुपए कहाँ पे यूज करना चाहिए। एक तो आपके में जो क्षमता है, आप 3 लाख रुपए में चाइनीज गाड़ी खोल सकते हो, होटल खोल सकते हो, एक कैफे खोल सकते हो, या तो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आप छोटा छोटा प्रोडक्ट तैयार करके, जैसा घर में सिटी में एक दुकान खोलोगे तो सिर्फ दुकान में 10-20 कस्टमर आएंगे। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन में बिजनेस में भी रखोगे, जो व्हाई नॉट, आपके पास 200 पीस मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, आपने 200 पीस भी बेच सकते हो उसमें।
वो ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो ऑनलाइन। ये पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो है ये एक मॉड्यूल आप बता रहे हैं। हाँ, ये मॉडल के तरीके से देखो, हमारे पास हमारे को कुछ कम है तो हमारा पेट भरना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों के लोग के हाथ में काम जरूरी है। जब काम आएगा, हाथ में काम रहेगा तो घर में हर चीज का सुकून रहेगा। तो आपको लगता है कि ये जो समस्याएं हैं इसका हल बीजेपी के पास है? हाँ, व्हाई नॉट, बीजेपी के पास है ना। तो राज्य स्तर पर तो अब अभी क्या कुछ हुआ है? जैसे आप बता रहे हैं कि इसका हल है ना, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई ये तो पूरे देश का मुद्दा है। नहीं, मैं तो सोलापुर के बारे में बोल रहा हूँ, देश के बारे में नहीं, ये बात तो है, मैं बता रहा हूँ कि देश का भी मुद्दा है और सोलापुर में मैं सिर्फ सोलापुर के बारे में बोल रहा हूँ, देश के बारे में मेरे को नहीं मालूम। चलिए तो सिर्फ सोलापुर की बात करते हैं। बीजेपी से टिकट को लेकर बात हुई आपकी? चालू है मेरा अभी। अगर टिकट नहीं मिलता है बीजेपी से तब भी क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी का आदेश हमारे लिए जरूरी है। मैं आप कास्ट के लोग है, हमारे फ्रेंड सर्कल है, पार्टी के नेता लोग है, उनसे मीटिंग होएगी तभी मैं बोल पाऊंगा आपको। मतलब मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है अभी? चुनाव के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मेरे जो कास्ट के सब लोग हैं वो चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। वो सब लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। मेरे फ्रेंड सर्कल है, हर समाज में मेरे फ्रेंड सर्कल है, वो सब चाहते हैं कि तुम चुनाव लड़ो। चुनाव मैं किस लिए लड़ूं आप बोलते हो, मैं क्यों? अभी यहाँ के लिए नेता जो लीडर चाहिए वो जमीन का लीडर चाहिए, जो जमीन में उसको यहाँ की हकीकत मालूम होना चाहिए, यहाँ के लोगों का प्रश्न क्या है मालूम होना चाहिए। वो भूखा रहा हुआ इंसान चाहिए, जो सोने के चम्मच में खाया हुआ है वो ऊपर से आएगा जमीन में झोपड़पट्टी में घूम के देखेगा अरे बाबा तू गरीब है, उसको महसूस नहीं होने वाला है सर। जो सही में भूखा सोया हुआ है, जो सही में छत के बिना सोया है, जो लोगों में रहता है, जो जनता में रहता है, उसी को ही जनता का अनुभव है। मैं ही नहीं बोलता हूं, अगर ऐसा कोई जनता का हर दर्द जानने वाला कोई और नेता भी होगा, जनता उसको भी चुन सकती है। देखो यहाँ हमारे लिए, हमारे सबके लिए हमारा दर्द जानने वाला, हमारे साथ बैठने वाला वही नेता चाहिए। आप कुर्सी पे बैठ के यहाँ से ऊंट पे बैठ के तो बकरी नहीं चर पाओगे ना। तो उसके लिए सीट चाहिए होगी आपको, है ना? तो उसके लिए सीट चाहिए होगी, मतलब मांग रहे हैं। किसी अभी हमारे कास्ट में बहुत से लोग हैं, वो लोग भी मांग रहे हैं। तो ये लोकशाही है, हर कोई मांगता है। अभी फर्स्ट पार्टी आगे चल के क्या करेगा उस पर डिपेंड है। आपने जैसे बताया कि पार्टी का तो निर्णय भी अलग बात है, मगर ये जो यहाँ की आम जनता है, आपके दोस्त हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें क्योंकि आप पर उन लोगों को भरोसा है। तो आपके लिए ये चाहने वाले लोग जाहिर सी बात है ज्यादा प्यारे होंगे इंस्टेड ऑफ पार्टी, है ना? पार्टी आपने अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन की है तो पार्टी से ज्यादा तो आपको यही लोग प्यारे होंगे। तो अगर पार्टी निर्णय देती है कि आप नहीं टिकट किसी और को दिया जाएगा, तो तब इन लोगों की जो उम्मीद है, जो आपसे लगी हुई है कि आप चुनाव लड़ेंगे, इन लोगों की उम्मीद का क्या? आप तब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, पार्टी का जो भी आदेश आएगा, जो मेरे पूरी टीम है, फ्रेंड सर्कल है और जो पूरे तेलुगु भाषिक है, मैं सबके सामने मुद्दा रखूंगा। और अगर ये लोग बोलेंगे तब भी कि चुनाव लड़ो, नहीं, वो मीटिंग में जो होएगा, मैं सिर्फ दिखने के लिए सामने अकेला हूँ। मेरे पीछे जो टीम है, जो अदृश्य शक्ति है, वो बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब निर्णय सिर्फ आपका नहीं रहेगा? निर्णय सिर्फ मेरा नहीं है, वो जो सोचेंगे आप उसके साथ ही जाएंगे। सब लोग जो सोचेंगे, जो भी रहेगा, लेकिन सबका निष्ठा पार्टी से। देखो, एक निष्ठा रहता है पार्टी से कि बाबा मैं पार्टी से काम करना चाहता हूँ, पार्टी पे मेरे पे निष्ठा है तो पार्टी भी तो कुछ तो सोचेगी। इतने सालों से हर कोई पार्टी के बारे में सोचा है, सब जन जो प्रेजेंट कर रहे, तो पार्टी भी सोचेगी बाबा क्या करे नहीं करे, किसको देना है नहीं देना है। फिर पार्टी के जब लोग बोलते हैं तो पूरी टीम बैठेगी हमारी, उनसे बात करेगी, एनालाइज करेगी, बाबा आप क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से अच्छा कोई उम्मीदवार है क्या। अभी यहाँ पे सोलापुर में क्या है, यहाँ पे स्थानिक और तेलुगु भाषी क्यों चाहिए, क्योंकि तेलुगु वालों को किसी नेता का दरवाजा खुला नहीं है, किसी के भी नेता का दरवाजा खुला नहीं है। हमारे लोगों को, तेलुगु भाषिक औरतों को
यहाँ से काम नहीं है, उनके शादी के लिए पैसा नहीं तो गुजरात को बेचा गया। आज भी बहुत से हमारी महिलाएं, उनको बेधड़क छेड़ा जाता है। कोई जमीन खरीदा है, उसका जमीन बिंदास कब्जा किया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है। हम कहाँ पूछेंगे? हमारे लिए किसी का दरवाजा खुला ही नहीं है। हर कोई अपने खुद के स्वार्थ के लिए ही पॉलिटिक्स कर रहे। आप देखो, गौर करो, हम किसी को निंदा नहीं कर रहे, हम किसी को दोष नहीं दे रहे, लेकिन ये हमारा हकीकत दर्द है। हम जाए तो किसके पास जाए? हमारे लिए जमीन पे आने वाला कौन है? आप तो बताओ। बहुत कुछ दर्द है जो मैं मीडिया के सामने बयां नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आप पर्टिकुलरली सिर्फ पद्मशाली समाज का बता रहे हैं या ओवरऑल आम जनता का? नहीं, ये तेलुगु भाषिक के लोगों का ये हालत है। हाँ, क्योंकि पद्मशाली समाज का तो भी कुछ लोग है और तेलुगु भाषिक में भी है। और हकीकत में देखा जाए तो सोलापुर में मध्य में 80% स्लम एरिया है, 70% से 80%। बहुत जगह पे यही हाल है, मतलब काम नहीं है लोगों के लिए। और ये पर्टिकुलर तेलुगु भाषिक में, पद्मशाली समाज में जितने छोटे छोटे, सब में यही हाल है। थोड़ा सा ज्यादा हो गया अभी पिछले कुछ दिनों की वजह से ना? नहीं, पिछले कुछ दिनों से कहा, पिछले 30 साल से तो ये सब शुरू हुआ है। उससे पहले तो स्वाभिमान में थे। उससे पहले हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान, हमारे परदादा जब यहाँ पे आए थे, स्कूल्स थे हमारे लिए, सारे बिजनेस थे हमारे लिए, मंदिर था, हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया। वो ख्याल रखते थे हमारा। धीरे धीरे कुछ षड्यंत्र रख के हमारी आर्थिक जो थी, हमारे मिल्स थे, क्योंकि मिल इधर शुद्ध तैयार होता था तो हमको पेट भर के काम मिलता था। हम पूरे वर्ल्ड में बेचते थे। हमारी मेन ताकत छीन ली गई। हमारी और एक ताकत थी बैंक, हमारी बैंक बंद छीन ली गई। हमारी ताकत थी इंडस्ट्रीज एरिया, टेक्सटाइल। एक भी आज तक एक भी पैकेज नहीं दिया गया। चाह सकते तो पैकेज दे सकते थे। आप देखो, मैं आधा इंडिया घुमाऊं, ई रोड घुमाऊं, वापी, वलसाड़, अंजार, 20-25 साल में वहां पे आप देखोगे सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बने। यहां से लोग जाके बाहर काम सीखा क्या है हमारे लोग, बिजनेस टेक्सटाइल का। लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियंस लोग जो भी है, लीडर्स, वो अगर चाहते थे ना, वो बहुत कुछ सपोर्ट करके हमको फिर से खड़ा कर सकते थे। उनको मालूम था ये लोग फिर से खड़ा होंगे तो हम पे भारी पड़ेंगे, इनको राजनीति करने नहीं आएगा। इनके स्वार्थ के पोटी से उन लोग ने उनके स्वार्थ के लिए हमारे को धीरे धीरे, आज हमारी ऐसी हालत है, हम लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं सर। बहुत कम लोक संख्या है। हम बोल नहीं पा रहे आपको, हमारी इतनी बेकार अवस्था है। हमारे लोग शर्म के बाहर किसी के सामने बोल नहीं पाते। किसको बोले? जाऊं तो जाऊं, किसके पास जाऊं? हमारे सबको डरा के धमका के रखा हुआ है। क्योंकि किसी के लिए जाके खड़ा भी रह सकते थे तो हाथ में काम नहीं है। हमारे लोग सीधे लोग हैं, काम करके खाने वाले। कोई भी नेता हमारे को काम ही नहीं करता था, बस वोटिंग आया, हम लोग दयालु है हमारे लोग। यही सर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे मैं चाहता हूँ आप खुल के बात करें। मैंने आपको बताया कि दूसरे पार्टीज में भी आपके समाज के लोग हैं, जो ऐसी बात नहीं है कि एक नॉर्मल कार्यकर्ता है, वो लोग भी अच्छी खासी पोजीशन पे हैं। जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली नाम लूँ तो कांग्रेस का आप ले लीजिए, उसमें एक नाम है महेश खोते जी हैं। तो इन लोगों की तरफ से कभी कुछ रिप्रेजेंटेशन हुआ है या नहीं है? नहीं, उनका मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूं, मैं वक्त आने के बाद बोलूंगा जिसको बोलना है। लेकिन मैं हर उसको ब्लेम करता हूं जिसने समाज के साथ खिलवाड़ किया। समाज को धीरे धीरे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन इन्होंने किया है। जो हमारे समाज को, पिछले पॉलिटिशियंस को खत्म करने के लिए सपोर्ट जिन्होंने किया है, ये मिली भगत है। मिली भगत से खत्म किए। और हमारे समाज के पॉलिटिशियंस को मैं पूछता हूँ, हक से पूछता हूँ, तेलुगु भाषिक से पॉलिटिशियंस के लिए, अरे आप दूसरे कास्ट के लोगों के लिए देखो, वो लोग अपने कास्ट के लिए लड़ते हैं। जिस कास्ट में हम पैदा हुए उस कास्ट के लिए कुछ नहीं कर सकते तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर हमारे कास्ट के लिए अगर कोई करता ना तो आज हम रोते नहीं थे, आज इतना दर्द हम झेलते नहीं थे। अरे सिटी के हमारे व्यापारी लोग यहाँ का प्रॉपर्टी बेच के ग्रामीण में जा रहे, 2-5 लाख रुपए का घर लेने के लिए जा रहे, जो 10 लोगों को काम देता था। इससे बदतर जिंदगी और क्या बताऊं। अगर वही पॉलिटिशियंस अगर सच्चे ढंग से दिल से 20% 30% भी काम के लिए सोचता ना,
सिटी के लिए सोचता ना, आज ये हालत नहीं रहता था। बस खुद को ही राज्य करना है। देखो अनेक पॉलिटिशियंस है, उनके पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। कहां से आया भाई? तू प्रगति हो सकता है, कौन प्रगति नहीं हुआ? जो पॉलिटिशियंस है वो सब हो सकते हैं। अरे हम सिर्फ वोट के लिए काम में आएंगे, हम वोट के लिए काम में आएंगे। अरे मैं जमीन पे रहता हूं, चलो मेरे साथ मैं दिखाता हूं हर किसी का दर्द। अरे कोई भी नहीं है जो हमारे लिए खड़ा रह सके, कोई भी नेता नहीं है, मैं आग से बोलता हूं, कोई भी नेता नहीं है। हमारा काम को ही लड़ना है, हमारा काम को ही लड़के लेना है। अब हमने बहुत साल से सबको झेला है, बहुत साल से सबका दर्द हमने झेला है। जिसने जिसने जितना तकलीफ दिया देना था वो दिया, हमारा बर्दाश्त के बाहर हो गया। अभी हमारा हक के लिए हमको ही लड़ना है। अगर हम आज नहीं लड़ पाएंगे, अगर हम आज एक नहीं हो पाएंगे ना, आज हम सब एकजुट हुए ले, आज कोई भी हो, मैं हर किसी को बोलता हूं, आज हमारे कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा रहना जरूरी है। तेलुगु भाषी के लिए अगर कोई भी नहीं खड़ा रह सकता है ना, पिछले 30 साल से अनेक पॉलिटिशियन ने खुद के स्वार्थ के लिए अपने को खत्म किया है। आज वक्त है, अगर आज अपन एक नहीं हो पाएंगे हम लोग, हमारे लिए हम लड़के हमारा सत्ता हम नहीं लाएंगे, हमारे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे जो अच्छा सही ढंग से जनता के लिए सोचने वाला, तो हमारा कोई वाली नहीं रहेगा। कोई भी पिछले देखो, गंगाधर सप्पुचंद थे, धर्मन्ना साधुल थे, बेद साहब थे, उन्होंने हमारे लिए स्कूल्स खोला, कॉलेजेस खोला, हॉस्पिटल खोला। क्या क्या नहीं किया उन्होंने हमारे लिए? नहीं, सिटी के हर किसी के लिए किया। उसके बाद में क्यों नहीं किया भाई? तुम खुद के लिए देखते हो। अरे सिर्फ तुम्हारा ही घर है। अरे तुमको समाज का वोटिंग चाहिए, तुमको समाज का नाम चाहिए, हर किसी को, कौन से भी पार्टी में आप रहो, हर किसी को समाज का चाहिए। लेकिन समाज के लिए क्या किया बताओ? कोई भी नहीं करता है। बस वो बोलता है मेरे 4 लोग, मेरे चाचा, मेरा भतीजा, मेरे लड़के। अरे तो लेना, तेरे फैमिली को ही लेके ठहर। फिर जनता के पास क्यों आता है? हम हर किसी के दरवाजे पे गए, बाबा कोई तो नेता हमको सपोर्ट करेगा, वो कोई भी पार्टी का हो। हर कोई नेता के दरवाजे पे गए हम, सर हमारे पे ध्यान दो, वो हाँ बोलता है। फिर बाद में उसके आदमी लोग आके हमको दम देते हैं। अभी हमको क्या बताओ? हम लोग हमारे हक के लिए भी लड़ने जाएंगे ना, कौन से भी। आप थोड़ा सा खुल के नाम ले लीजिए। जैसे आपने बताया कि आप अगर किसी से मदद सर वक्त है, आगे डराते हैं। वक्त है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लड़ा हमारा हर किसी से, हर किसी से। मैं आपको खुल के बोलूंगा, वक्त है, मैं उस दिन बोलूंगा। ये लड़ा कल चल के मैं एमएलए बनूंगा, मेरे को कुछ पैसा कमाना है, इसके लिए नहीं। यही सिटी में मैं पैदा हुआ, यही सिटी में जैसा मैं बड़ा हुआ, चलते चलते मैं बाहर निकलूंगा। हर अलग अलग रास्ते पे अलग अलग नशे की चीज, हर चीज अलग अलग थी। वहां से मैं कौन से जन्म में पुण्य किया नहीं मालूम, बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को अच्छा रास्ता दिखाया, मेरे को बहुत सारे मेरे रिश्तेदार ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे भाइयों ने, सब ने मेरे को सही रास्ता दिखा के यहाँ लाया। ये मैं निकला हूं। मेरे समाज के लोग बहुत बुद्धिजीवी है, लेकिन उनको उनका आत्मविश्वास कमजोर करते हो, हमको ठेसते हो, यूज करते हो वोट के लिए। हमारे 2 4 5 जन जो है वो खुद के स्वार्थ के लिए फोटो निकालते, नेता के पास जाते, डालते, बोल के आते। अरे जिस कौम में तू पैदा हुआ है उस कौम के लिए कुछ नहीं कर सकता है ना, तो वो कोई भी हो, उसकी जिंदगी व्यर्थ है, व्यर्थ है। आज अपनी कौम की सबसे बेकार हालत है, बहुत बेकार हाल है। बताओ हमारे पद्मशाली समाज का कौन सा बैंक है भाई? अभी कौन सा पद सस्ता है बताओ? नहीं है। कौम के लिए सोच ही नहीं रहे। अरे जब पॉलिटिक्स नहीं सोचते हो तो तुम लोग तो सोचो भाई। जब ये सब लोग को हमने सपोर्ट किया है ना, आज के दौर में पूरा जनता ग्राउंड लेवल पे हो या बिजनेसमैन हो, अनेक क्षेत्र के लोगों से हमारा मीटिंग हुआ है। हम सब लोग अब भी किसी भी कीमत में, जैसा हमारा हालत है, सोलापुर के हर किसी के पास वही हालत है जी। बहुत जोने के पास काम नहीं है, कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे हकीकत प्रॉब्लम जो हमारा है, मैं आज मीडिया के सामने हकीकत में नहीं बोल पा रहा हूं। मैं बोल के किसी को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, किसी को ब्लेम करके मेरे को बड़ा नहीं होना है। बिल्कुल। लेकिन जिसने समाज को बर्बाद किया है, ऐसे कीड़े को बाजू में निकालना है, भले वो कोई भी हो। देखो ये लड़ा कोशिश चालू है। मेरे जैसे सोच वाले आज हजारों लोग हैं, हजारों के लाखों में बन जाएंगे। और ये लड़ा भी हमारे हक के लिए ही लड़ना है,
यहाँ तक आया है, यहाँ तक हमारे पास। अरे पैर में चप्पल नहीं रहती है, आप एक बार जाओ नवीन घरकुल जाओ, झोपड़पट्टी में, परमारी झोपड़पट्टी में जाओ, बच्चे लोग छोड़ के गए, रेशिंग का चावल लाती है सर, पानी के जैसा खाने में खाती है। वही 2 जोड़ साड़ी है ना, 2 जोड़ साड़ी रहती है, उसके सिवा उसके घर में कपड़ा नहीं है, 2-3 बर्तन से ज्यादा कुछ भी नहीं है उनके घर में, कुछ भी। अरे आप, मैं बोलता हूं, वही कुछ भी समझे, मैं हकीकत